नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी मसाला पॉडकास्ट में। और आजकल चारों तरफ एक ही चीज़ की बात चल रही है, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस। तो मैंने आज सीडीसी की वेबसाइट चेक की और उसमें वेबसाइट चेक करने पे पता चला कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको हम ब्लैक फंगस जनरल टर्म्स में बोलते हैं, ये एक तरह का मोल्ड है। म्यूकोरमाइसेटीज नाम है इसका। अभी ये कहाँ पाया जाता है? हमेशा चारों तरफ हमारे आजू बाजू इन्वायरमेंट में है, मिट्टी में है। कुछ जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कोई भी चीज़ लकड़ी सड़ रही है या फिर पत्ते जो हैं वो गल रहे हैं, उसके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरसाइट्स होते हैं। कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होती है उसके पिट्स में पाए जाते हैं, गोबर में पाया जाता है। तो देखिए, ऐसी चीज़ है कि इसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, चारों तरफ है। इनफैक्ट हम जो इनके स्पोर होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, म्यूकोरमाइसेटीज़ के, और वो हर दिन हमारे सांसों में जाते हैं, क्योंकि ये हवा में तो थोड़े कम होते हैं, मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। और ये भी देखा गया है कि गर्मियों में और मानसून में जो म्यूकोरमाइसेटीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से भी रिलेटेड है। वहीं विंटर्स में कम हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर दिन, मैं और आप, म्यूकोरमाइसेटीज ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। लेकिन जब हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तभी जाके इसका असर दिखता है। अभी जैसे साइनस में और ब्रेन्स में पहुंच गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले केसेस में ज़्यादा होता है। पहले लंग में देखा जाता था कि, और ये किन में, तो जो कैंसर पेशेंट होते थे, जिनको बहुत सारी इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, जिनको स्टेम सेल थेरेपी होती थी, तो उन लोगों में जब भी इम्यूनिटी को रोकने वाली, कम करने वाली दवाई देते थे, तभी जाके फंगल इन्फेक्शन देखी जाती थी। एक डिसेमिनेटेड टाइप भी होता है जो कि लिवर, स्प्लिन और स्किन और बाकी जगहों पे फैल जाए तो हार्ट तक पहुंच जाती है। अ, ये कम केसेस देखे गए। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे हवा में है, बट ये तभी हमें और आपको असर करता है जब भी हम कमज़ोर होते हैं। जैसे भारत में क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, बहुत बहुत ही कॉमन है। और आपके, मेरे, सबके शरीर में, लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस जो बैसिलाई है वो पाई जाती है। लेकिन वो तभी आप पर और मुझ पर अटैक करती है, या फिर उसकी संख्या बढ़ती है, जब भी हम और आप कमज़ोर होते हैं। तो हालांकि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस, उसकी मोर्टालिटी रेट सीडीसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको एक रेयर डिसीज़ बोला गया, लेकिन अभी जिस तरह से कॉमन हो गई है, इतने सारे लोग की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई कोविड में, ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ होने से, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होने से। तो किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक ये दुर्भाग्यपूर्ण हालत है जिसमें कि इंसानियत खुद को पा रही है। मोर्टेलिटी रेट 54% है, मतलब 100 लोगों में से 54 लोग नहीं बच पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें, मैं और आप, कि हम इन कंडीशन में जाने से बच सकें? तो आज मैं चेक कर रहा था, healthline.com की एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम खाने में अवॉइड करें तो हम अपनी स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से। नंबर वन, एडेड शुगर। अब देखिए, शुगर की ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। अगर 100 ग्राम चीनी ले लिया जाए तो उसमें से 389 कैलोरीज खाली एनर्जी होती है, और 36% कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, नेचुरल शुगर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो कि फ्रूट्स में होता है, नट्स में होता है, दूध में पाया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है एडेड शुगर से। जब भी आप चीनी ऊपर से खाते हैं तो हमारे शरीर में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो आजकल आप नाम सुन रहे हैं, डॉक्टर किसी किसी कोविड केसेस में बोलते हैं चेक करा लो, तो सीआरपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के बाद भी बॉडी में सीआरपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 6, IL-6, जिसकी आजकल जांच होती है कोविड में, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़्यादा चीनी लेने से भी आपकी बॉडी में IL-6 बढ़ जाएगी। और ये तीनों जो फैक्टर हैं, ये मिलकर एक नेगेटिव इम्यून फंक्शन का काम करते हैं, मतलब आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमज़ोर करते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि ये डायबिटिक जो लोग होते हैं, इनमें ये सारे चीज़ें बढ़ी हुई देखी जाती हैं। तो देखिए, जो हाई ब्लड शुगर है वो इनहिबिट करता है, रोकता है किसके रिस्पॉन्स को, न्यूट्रोफिल्स के रिस्पॉन्स को, फैगोसाइट्स के रिस्पॉन्स को। ये हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है उसको कम करता है। साथ के साथ ये हमारी जो गट बैक्टीरिया हैं उसको भी अफेक्ट करता है। गट की बैरियर जो फंक्शन है, कि जो खाने पीने की
दौरान जो बैक्टीरिया वायरसेस हमारे शरीर में गए अंदर ना घुस जाएं। लेकिन एक लीकी गट होने की संभावना होती है, जो हमारे श्रोता जो पहले से सुन रहे हैं वो जानते हैं लीकी गट क्या होता है, वो बढ़ती है। आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी ऑल्टर होती है। यहाँ तक कि 2012 की एक स्टडी में, जिसमें कि 562 एडल्ट को स्टडी किया गया था, उनमें अगर हाई ब्लड शुगर देखी गई तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम देखा गया, उनमें हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन की लेवल्स भी देखी गई। तो जो हाई ब्लड शुगर होता है आपके शरीर में, तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, चाहे आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। तो एक और एक स्टडी में देखा गया कि जो काफ़ी हाई शुगर लेवल जिनका रहता है, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा देखी गई। तो ऐसी चीज़ें खाने में कम करने की कोशिश करनी है जिसमें एडेड शुगर हो अलग से, जैसे आइसक्रीम है, केक है, कैंडी, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट्स, चॉकलेट वो वाली नहीं, डार्क चॉकलेट नहीं, जो चीनी वाली होती है, मिठाई है, बहुत सारा चाय में बार बार चीनी डालकर पीना, ये सब चीज़ें कम करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। दूसरी चीज़ है सॉल्टी फूड। बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ भी खाने से, जैसे कि 12 ग्राम 15 ग्राम नमक दिन का अगर खा रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ी रहती है, IL-23 बढ़ी रहती है, IL-6 बढ़ी रहती है, और जो एक प्रोटीन है IL-10 उसकी मात्रा कम रहती है। अब अच्छी वाली कम हो रही है, और आपकी बॉडी वो पहले से एक एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स में रहती है अगर आप हाई सॉल्ट कंटेंट वाली चीज़ खाते हैं। तो सॉल्ट आप जैसे ही कम करेंगे, तो जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस से परेशान हैं, उनमें नमक कम करते ही इन बीमारियों के लक्षण थोड़े कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा नमक एक इन्फ्लेमेशन, सूजन की स्थिति पैदा करता है हमारे शरीर में। तो टेबल सॉल्ट रिड्यूस करने की बात है। काफ़ी नमकीन चीज़ें जो बाहर में चिप्स विप्स मिलते हैं उनको कम खाना है। अक्सर आप देखेंगे जो फ्रोजन पैकेज वाली फूड होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक काफ़ी मिलाया जाता है, तो उसको भी कम करने की सलाह दी गई है। एक और चीज़, फास्ट फूड की जो बात करें, तो उनका तो मोटो ही होता है कि हाई शुगर, हाई फैट और हाई सॉल्ट होना चाहिए, तभी वो एडिक्टिव होता है। तो उसके ऊपर आएंगे वापस। तो नंबर 3 पे है फूड विच आर हाई इन ओमेगा 6। अब बोलेंगे ओमेगा 6 तो अच्छा होता है, नहीं जी। ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों का रेशियो अच्छा होना चाहिए, या तो 1:1 होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, नहीं तो 4:1 भी चलेगा। 4 ओमेगा 6, 1 ओमेगा 3। अब बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 वाली चीज़ें खाने से ये क्या होता है, हमारे शरीर में सूजन पैदा करने वाले जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और ओमेगा 3 उल्टा काम करती है। ओमेगा 3 उनकी संख्या को कम करता है और इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है। तो अभी जैसे आप ओमेगा 3 की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं बॉडी में, तो ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको ऑयली फिश खाना चाहिए, वॉलनट्स खाने चाहिए, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड जो हमारी तीसी है वो खाना चाहिए। कम क्या करना है ओमेगा 6 कम करने के लिए? सनफ्लावर ऑयल, राई का तेल कम करना है, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बेसिकली आप जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको कम करेंगे, ऑटोमेटिक आपको हेल्थ की बेनिफिट उसके ऊपर दिखाई देगी। नंबर 4 पे है फ्राइड फूड से बचने की सलाह दी गई है, तली हुई चीज़ें। अब देखिए, जो चीज़ों को हम तलते हैं और पकाते हैं उसमें, तो उनमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स AGEs, उनकी मात्रा संख्या बढ़ जाती है। जैसे अब ये होता ये है कि जी शुगर है और प्रोटीन या फैट जब भी बहुत हाई हीट के कांटेक्ट में आता है, जो कि डीप फ्राइंग के दौरान होती है, तो AGEs का फॉर्मेशन होता है। अब शरीर में आपकी AGE की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होगी, और आपकी सेलुलर डैमेज होगी। साथ के साथ AGE जो हैं वो हमारे शरीर में जो फ्री एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। तो आपकी जो फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट की जो आपकी लेवल्स है बॉडी की, उसको डिप्लीट करते हैं, कम करते हैं, जिससे सेलुलर डिस्फंक्शन होता है। तो जो सेल्स हैं अपना पर्टिकुलर काम नहीं कर पाते। और साथ के साथ ये हमारी जो गट बैक्टीरिया है, जो पेट में हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनको भी एडवर्सली इम्पैक्ट करती है। तो जैसे हमेशा से हमारे पूर्वज और हमारे आसपास के लोग जो हेल्थ कॉन्शियस बोलते हैं फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो AGE की वजह से फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको फ्राई उसके बाद भी करना ही और खाना है तो घी में फ्राई करें, जिसकी जो कैलोरीफिक वो होती है, वैल्यू होती है नहीं जलने की, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद आती है प्रोसेस्ड एंड चार्ड मीट। चार्ड मीट क्या बोले आपको, प्रोसेस मीट तो आप समझ जाएंगे, लेकिन एक जो तंदूर किया हुआ जो चिकन है, मटन की जो टिक्का खाने की आदत हो जाती है हमें, उसमें AGE की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग प्रोसेस, और उसमें सैचुरेटेड फैट भी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है।
तो ये पूरे बॉडी में एक सिस्टमिक सा इन्फ्लेमेशन जैसा कॉज करता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है प्रोसेस्ड एंड चार्ड मीट से। अभी आखिर में फास्ट फूड से बचने की सलाह दी गई है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी सही रखनी है। वही वापस कंटेंट बताना चाहूँगा, हाई शुगर, हाई फैट एंड हाई सॉल्ट कंटेंट, अक्सर डीप फ्राइड होती है, बहुत बहुत सॉल्टी होती है। मेजॉरिटी ऑफ फास्ट फूड कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, गट की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, लीकी गट होता है आपका, बैक्टीरियल इम्बैलेंस पैदा होती है, अक्सर फाइबर ज़ीरो होता है फास्ट फूड में, मैदे से बनी होती हैं। और एक और चीज़ देखी गई है कि जो फास्ट फूड हैंडलिंग में, पैकेजिंग में प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि प्लास्टिक से पैथलिस करके जो केमिकल है वो लीच होती है, बिकॉज एप्रन्स भी है प्लास्टिक की, ग्लव्स प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है। तो और गर्म खाने का प्लास्टिक के साथ हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी डिटेल में। तो फ्राइड फूड, फास्ट फूड, प्लास्टिक में पैक होना, ये सब डेट्रीमेंटल है हमारे हेल्थ के लिए, और हमारी जो ओवरऑल इंडोक्राइन सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो अवॉइड करने की ज़रूरत है फास्ट फूड जो कि प्लास्टिक में पैक हो, ओवरऑल फास्ट फूड। एक और चीज़, किस तरह की तेल इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं, मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाई जाए, तो क्वालिटी में उतना और न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आप भूल ही जाइए। नंबर 7, मैदा। ये अभी हर जगह दिखने को मिलता है आपको, चाहे वो ब्रेड में हो, बिस्किट में हो, पाव में हो, केक में हो, कुकीज़ में हो। बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक फूड माना गया है मैदे को। इंसुलिन के लेवल को इमीडिएट स्पाइक करता है क्योंकि बॉडी में वो इतनी ज़्यादा शुगर रश होती है, और उसके अलग ही दुष्परिणाम है कि आपकी बॉडी में अगर हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन रहेंगे तो वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये हमारे पिछले एपिसोड में हम ज़्यादा बात कर चुके हैं। ज़्यादा मैदे वाली कंटेंट है, मैदा की जो हाई रिफाइंड मैदा है उसको खाने से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जो कि एजिंग करते हैं, आपको बूढ़ा करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान बढ़ाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के लेवल बढ़ते हैं। तो आप पूछेंगे करना क्या है फिर, मैदा तो बहुत ही यूबिक्विटस है, सब जगह है, तो अवॉइड करें। उसकी जगह पे हाई फाइबर कार्ब्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, ओट्स खाना है, फ्रूट्स खा सकते हैं, लेग्यूम्स है, और हमारी जो देसी जो अनाज हैं, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, किनुआ खा सकते हैं आप, रागी खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश कि खाने में वो कौन सी चीज़ें अवॉइड करें जिससे हमारी इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी है उसके ऊपर में एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, जो कि अभी के समय में बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर रहने दीजिए, फिर ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, ये सब तो मोल्ड है, वो हवा में तैरते रहते, घूमते रहते, बट जब तक हम कमज़ोर नहीं होंगे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड में थोड़ी जानकारी ब्लैक फंगस के बारे में भी मिली होगी, और ये जानकारी मिली होगी क्या चीज़ें ना खाएं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हम और बात करेंगे थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में जो नॉर्मली अपने खाने में इस्तेमाल करके हम अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और आपके कमेंट्स और आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अमित शेखर, इंडिया मसाला, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।